हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 8, दैट इज़ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हम कुछ फैक्टर्स या ट्रेंड्स की बात कर चुके हैं इस ग्रुप में, इस ब्लॉक में, जहां हमने बात की थी एटॉमिक रेडियाई की, आयनिक रेडियाई की, मेटालिक करेक्टर एंड enthalpy of atomization. We have already discussed about density, melting point and boiling point. आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं व्हाट विल बी द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो अपने नोट्स के लिए पेन पेपर उठा लीजिए और अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करके जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दिस लेक्चर फॉर नेक्स्ट 1 आवर। बहुत ही सिंपल है आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। आप हमेशा जानते हैं सभी कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हमें उसके एटॉमिक रेडियाई से बाहर निकालना हो, यानी कि उसके एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकालना हो, तो उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सो सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। सो चलिए देखें इसका अक्रॉस द सीरीज। हमने पहले बात की कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप से ज़्यादा सीरीज में ट्रेंड्स देखने को हमें मिलते हैं। ठीक, सो लेट अस लुक एट द आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस सीरीज। सो बच्चों, अक्रॉस सीरीज एज वी नो, अक्रॉस द पीरियड, along द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक, ऑल्दो इंक्रीज करेगी बट नॉट रेगुलरली। अब हमारे लिए पढ़ने की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये रेगुलरली इंक्रीज क्यों नहीं करेगी। ठीक, पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा बच्चों, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पी ब्लॉक इज ऑलवेज मोर देन और हाइएस्ट among the first ionization energy of D block element and the first ionization energy of S block element. अब आपको मालूम है क्यों? बिकॉज अक्रॉस द पीरियड हमें मालूम है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। ठीक, इसका मतलब नेट न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज कर रही है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम शेल, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नॉट चेंजिंग, सो सेम इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम शेल। So we know that ionization energy has to increase. Correct? इसमें कोई सिंपल चीज़ है, कोई डाउट नहीं है। इट इज़ अ रेगुलर ट्रेंड। नंबर 2 पॉइंट देखो अब क्या है, एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज इन पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम क्या यूज़ करते हैं, n-1d ऑर्बिट यूज़ करते हैं। n-1 का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक नंबर कम, 4s है तो हम 3d को फिल करते हैं। सो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग इंक्रीज्ड इन पेनल्टीमेट शेल एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो ग्रेजुअली ये भी इंक्रीज करेंगे। बोलिए ठीक। So screening effect also increases gradually of D block elements or the D block orbitals. Correct? किसके लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है? फॉर S ब्लॉक और S ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। माने अगर आप 3D फिल कर रहे हो तो इसके फिल करने से जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो किसको हो रहा है? 4s के इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि अब न्यूक्लियस के पास कौन है? 3D। 4s पहुंच ही नहीं पाएगा, आराम से नहीं पहुंच पाएगा। ऑल्दो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, लेकिन बावजूद उसके इट इज़ गोइंग टू कॉज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स 4s में जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, उसका नंबर अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज करेगा। दैट इज़ वाई एनर्जी ऑफ 4s इंक्रीजेज दैन 3D when we are filling the electrons gradually in D block. करेक्ट? आप नोट कर लें ज़रा पॉज करके।
So as the electrons are increasing in p block, screening effect is increasing. For s orbital इलेक्ट्रॉन्स, सो जो न्यूक्लियर चार्ज है बच्चों, उसका इंक्रीज जो है इज अपोज्ड बाय इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट ऑफ p ऑर्बिटल, सॉरी ऑफ d ऑर्बिटल, यहाँ भी हमने गलत लिखा d ऑर्बिटल। डी ब्लॉक का इंक्रीज हो रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। अब जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था अक्रॉस द पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही थी, उसको कौन अपोज कर रहा है? शील्डिंग इफेक्ट, करेक्ट। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस डेफिनेटली, बट कैसे? स्लोली, बट क्वाइट स्लोली in series among d orbital or the d block elements। तो पॉइंट क्या है? न्यूक्लियर चार्ज को कौन अपोज करता है? शील्डिंग इफेक्ट। सो जब ये न्यूक्लियर चार्ज इज अपोज्ड बाय नियरली बाय द शील्डिंग इफेक्ट के बराबर हो जाएगा, तो आप सोचिए व्हाट विल हैपन? आयोनाइजेशन एनर्जी में चेंजेस भी वेरी लेस होंगे। सो वेरी लेस चेंज इन आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑल्दो बढ़ेगी लेकिन वेरी लेस चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड। वाई सो? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज को कौन अपोज कर रहा है? शील्डिंग इफेक्ट, राइट। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। वाई द इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस 3D सीरीज इज वेरी ग्रेजुअल या इट इज़ वेरी लेस। सो इसका रीज़न यही है दैट द शील्डिंग इफेक्ट इज इंक्रीजिंग, सो द न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज उसको अपोज हो जाता है, या न्यूक्लियर चार्ज को ये शील्डिंग इफेक्ट अपोज करता है और आयनाइजेशन एनर्जी को बहुत कम इंक्रीज होने देता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं अक्रॉस द ग्रुप हमने देख लिया और अक्रॉस द सीरीज देख लिया। सो व्हाट विल बी द ट्रेंड? ये जो ट्रेंड है ये इरेगुलर भी है, देखो क्यों? ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। yes there is an increase in ionization energy but irregular increase है, slowly भी है और irregular भी। देखो क्यों? because सारी बात कहाँ छुपी है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ड्यू टू removal of electron there is change in relative energies of 4s and 3d orbitals। ठीक, so there is reorganization energy, there is reorganization of energy with ionization of सम इलेक्ट्रॉन, यानी जब आयन्स बनते हैं तो ट्रेंड में चेंज आ जाता है। फिर से देखिए कैसे? जब कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो देर इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी। कैसे? n-1 d 1 to 10 ns 1 to 10, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ns 1 to 10 इज रिमूव्ड। क्यों? क्योंकि हमने बताया आपको कि जैसे ही हम d ऑर्बिटल में आते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भरने शुरू होते हैं तो 4s या जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स एटम ऑर्बिटल्स हैं उसकी एनर्जी ऑल ऑफ अ सडन बढ़ जाती है और d ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाती है। दिस इज व्हाट इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी। सो जब ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सो व्हाट विल हैपन? अगेन देयर इज अ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल as electrons from ns is removed and concentration of, or you can say density of electrons in
n-1d increases, so डेफिनेटली आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी. क्यों? क्योंकि नेट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया. शील्डिंग इफेक्ट किसी के लिए है नहीं. पूरा का पूरा जो डी ऑर्बिटल है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड है. दे आर टाइटली बाउंड नाउ with the nucleus, so they are not going to lose the electron easily. So ionization energy increases. However, in chromium, देखो क्रोमियम में क्या होने वाला है. क्रोमियम इज Cr24. कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 18 3d5 4s1. करेक्ट. अब अगर इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या बन जाएगा? क्रोमियम 2+ कैसा बनेगा? Cr2+. आयन अगर बन जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? इट इज़ गोइंग टू बी आर्गन 18 3d5. बोलो ठीक. नाउ लुक एट इट. 3d5 जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसको 4s0 कर सकते हैं. 3d5 इज़ अ वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. एज अ रिजल्ट अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. सो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इज़ गोइंग टू बी लो. ठीक, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या फटाक से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा. बोलो ठीक. सो इसीलिए क्रोमियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ लेस. ऑन द अदर हैंड लेट अस लुक एट जिंक 30. कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गन 18 3d10 4s2. क्या लगता है आपको, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? नहीं ना करना चाहेगा. सो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू बी वेरी हाई. वाई सो? बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल फुली फिल्ड d ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन. सो देखो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी. राइट. सो द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ वेरी हाई. इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी लो. अगर अपन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखें तो चलिए देखते हैं. इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगता है आपको? डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी मोर दैन द फर्स्ट. जनरल ट्रेंड है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ेगी. लेकिन अब यहाँ से ध्यान से देखो, इसकी लो है तो इसकी कैसी होगी? स्टेबल हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल. सो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ स्टेबल हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल. तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता, स्टेबल बैठा है ना. लुक एट इट. अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, Zn+ बन जाए, ठीक है जी, तो क्या बनेगा? आर्गन 18 3d10 4s1. सो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज करना चाहेगा. Zn, सॉरी, दिस हैज़ टू बी क्रोमियम 1+, नॉट द 2+, 1+, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना. सो देखिए यहाँ पे क्या होगा? आर्गन 18 3d10 4s0. अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 2. स्टेबल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला विल बी डेफिनेटली मोर देन 1 बट लो. ठीक. सिमिलरली अब देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बन जाएगा. सो अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी 3 निकालना चाहूँ तो कैसी होगी? इज़ वेरी वेरी हाई. अगेन वाई सो? बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड 3d ऑर्बिटल्स. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रही है. सो जहाँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी वहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाएगी. जहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव की जा सकती है, वहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो जाएगी. इज़ दैट क्लियर? नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए. सो ज़रा बाकी एलिमेंट्स के साथ भी देखते हैं ट्रेंड्स कैसे बन सकता है. आयोनाइजेशन एनर्जी 2 एंड आयोनाइजेशन एनर्जी 3. यूजुअली जो ट्रेंड रहता है वो हमें मालूम है क्या है. सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज
higher. So the usual trend is ionization energy 1, ionization energy 2 एंड आयोनाइजेशन एनर्जी 3. ये नॉर्मल ट्रेंड रहता है, हमें ये क्लास 11 से मालूम है. वाई सो? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट्स. करेक्ट. इसीलिए सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज बढ़ती चली जाती हैं, यूजली वेरी हाई होती हैं. ठीक है. लेकिन हमने अभी बात की क्रोमियम 24 की, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 18, 3d5 4s0, 8 और 5 14 23 4s1. ठीक. अगर इसका आयन बना दें तो क्या बनाएगा? क्रोमियम 24 है विद प्लस आयन, आर्गन 18, 3d5 4s0. राइट. दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. दूसरा देखते हैं हम लोग. लेटर से कॉपर 2+, यहाँ लिख लेते हैं कॉपर 1+ आयन. सो अगेन आर्गन 18, 4s सॉरी चलो 3d पहले लिखते हैं, 3d10 4s0. ऐसे ही देखते हैं जिंक 30, आर्गन 18, 3d10 4s1. तो ये देखते हैं अब इनकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी चेक करेंगे. इनकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इन दोनों केसेस में इज गोइंग टू बी एक्सेप्शनली हाई, वेरी हाई रादर. वाई सो? देखो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है. ठीक. बिकॉज ऑफ स्टेबल हाफ एंड फुल्ली फिल्ड 3d ऑर्बिटल्स. ठीक. सो ये एक्सेप्शनली हाई इलेक्ट्रो आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे. जिंक के केस में देखो इट इज गोइंग टू हैव लो ionization energy 2, ionization energy 2. Why so? Because after losing one electron it reaches stable fully filled configuration. Right? अब यहाँ पे ये गलती नहीं करनी, ये सोचिए कि I2 लो है तो जी इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी 1 जो है वो बहुत हाई रही होगी. डेफिनेटली इस केस में रही होगी बिकॉज 4s2 था. लो का मतलब ये नहीं है कि वो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से भी कम हो गई. डेफिनेटली वो लो रहेगी, यानी बहुत कम इंक्रीज है, बट आयोनाइजेशन एनर्जी 1 विल ऑलवेज बी रिमेनिंग लेस देन द आयोनाइजेशन एनर्जी 2. हमेशा कभी भी ऑर्डर चेंज नहीं होता, बस ये फ़र्क हो सकता है कि इंक्रीज कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन बढ़ना उसने डेफिनेटली है. ठीक है जी. सो लेट अस लुक फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी 3. अब देखो इसमें भी ट्रेंड चेंज हो जाएगा. सो आपको समझ में आ जाएगा किसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए और किस में कम. चलिए देखते हैं. मैग्नीज का आयन देखते हैं 2+. एटॉमिक नंबर क्या होता है? 25. 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई मेरे पास? 3d5, क्योंकि 25 होने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स, अब कितने हैं? 23. दूसरा देखते हैं जिंक का 2+ आयन, दैट इज आर्गन 18, 3d10. अगेन इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी थर्ड वाली, यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकालना है तो मुझे बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी. हमें रीज़न समझ में आ गया क्यों? बिकॉज ऑफ स्टेबल हाफ या फिर फुल्ली फिल्ड 3d ऑर्बिटल्स. राइट. सिमिलरली ज़रा आप लोग आयरन के लिए निकालिए. एटॉमिक नंबर है आयरन का 26. पॉज करके इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए. लिख ली? ओके. हम देखते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी. ए आर्गन 3d6 4s2. अब आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से पहले? क्या 3d से निकलना चाहिए या 4s से? एग्जैक्टली 4s से निकलेगा. क्यों निकलेगा?
क्योंकि जैसे जैसे 3D इलेक्ट्रॉन्स भरते जाते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है बिकॉज दे बिकम क्लोजर टू न्यूक्लियस। और 4s की एनर्जी बढ़ती जाती है बिकॉज दे आर शील्डेड बाय 3D ऑर्बिटल्स। और 4s जो है वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है। सो जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s से निकलेगा, ना कि 3D से। एज अ रिजल्ट अब आप देखो 4s से इलेक्ट्रॉन निकलना है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी हाई, क्योंकि आप फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो। करेक्ट। अब देखो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, डेफिनेटली वी नो दैट इट इज गोइंग टू बी हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, बट ड्यू टू द अचीवमेंट ऑफ अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो हाई आयनाइजेशन एनर्जी है वो थोड़ी कम इंक्रीज करेगी विद लिटिल राइज। राइट। तो हमारे पास क्या बन गया, Fe प्लस आयन यानी कि ए आर्गन 18 3d6 4s1। 4s1 निकाल के एक ऑर्बिटल फ्री कर सकते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो इंक्रीज है वो कम होगा। अब आते हैं थर्ड पे, आयनाइजेशन एनर्जी 3, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी हायर देन ionization energy 2 because we know that general trend is that successive ionization energies are higher than the previous one। ये ट्रेंड तो आना ही आना, इट विल बी डेफिनेटली हायर। ठीक है जी। सो कैसे है, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कॉन्फ़िगरेशन ये बन गई, इसमें से निकालेगा तो इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, आर्गन 18 3d6 4s0। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मुझे कॉन्फ़िगरेशन कैसे मिल जाएगी, स्टेबल मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि अब 3D से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जब तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो Fe3 प्लस बनेगा, यानी कि आर्गन 18 3d5। नाउ लुक एट इट, इट इज़ अ स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। सो आयोनाइजेशन एनर्जी 3 यानी तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मेरे पास होगी दैट विल बी आयनाइजेशन एनर्जी 2 से ज़्यादा, बट सो हायर होगी आयनाइजेशन एनर्जी 3 दैन 2 बिकॉज इट इज़ गोइंग टू अटेन दी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आपके पास उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, दो हायर होगी लेकिन बहुत ही कम फर्क पड़ेगा। सो हायर देन I2 आयोनाइजेशन एनर्जी second with again little rise due to attainment of stable electronic configuration। तो अगर इसको हम सिंपल समराइज करना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हो, देखो Fe है 2 6 जिसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 18 3d6 4s2। करेक्ट। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लगाई हमने तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, Fe प्लस जिसमें आर्गन 18 3d 4s1 आ गया। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे तो क्या बना, Fe2 प्लस यानी कि आर्गन 18 3d6 4s0। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी लगाई तो बन गई Fe3 प्लस, कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, आर्गन 18 3d5 4s0। सो अब ध्यान से अगर हम देखें तो हमारे पास इस सारी कॉन्फ़िगरेशन में देखो क्या हो रहा है, पहले क्या बना 4s1, फिर क्या बना 4s0, फिर क्या बना 3d5 4s0। सो लुक एट इट, दिस इज़ अ स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जीज का ट्रेंड क्या रहेगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी सेकेंड, से ज़्यादा होगी थर्ड, बट राइज इज़ वेरी लेस, बहुत ही थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करेगी क्योंकि हमें ये स्टेबल मिल रही है। इसीलिए स्टेबल मिल रही है, इसीलिए हमें कॉन्फ़िगरेशंस Fe2 प्लस और Fe3 प्लस दोनों मिलती है। Fe2 प्लस मिलती है बिकॉज स्टेबल बन रही है क्योंकि एस ऑर्बिटल ख़त्म हो रहा है,
और Fe3+ इसलिए मिलता है क्योंकि स्टेबल 3d5 कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, इसीलिए दोनों स्टेबल्स कॉन्फ़िगरेशंस दिखाता है हमें। ठीक है जी, सो आप नोट कर लें इसको पॉज करके। चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप क्वेश्चन देते हैं, आप कोशिश करिए उसको सॉल्व करने की और बताइए इसमें ट्रेंड क्या होगा। व्हाट विल बी द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी 1, ionization energy 2 and ionization energy 3 in manganese with atomic number 25। ज़रा पॉज करके इसको ट्राई करके मुझे बताइए एंड लेट अस सी व्हाट यू डू। कर लिया पॉज, कर लिया ट्राई, चलिए देखते हैं। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है बच्चों 25, कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 18, 3d5 4s0, राइट। इसका मतलब इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से Mn1+ बनना है, और अगर Mn1+ बनेगा तो अपने को क्या मिलने वाला है, 1 मिनट रुको, 8 और 5 13 23 है, तो 4s2 हुआ। Mn1+ बनाना है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, डेफिनेटली इट हैज़ टू बी हाई। वाई सो? बिकॉज यू आर टेकिंग आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 4s2 एंड हाफ फिल्ड 3d ऑर्बिटल्स हैं। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बनाइए, यू गेट Mn2+। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 3d5 4s1, यहाँ क्या होगी 3d5 4s0। सो इसका मतलब ये वाली आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, लो, बट इट इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जनरल ट्रेंड जो है वो नहीं हम छोड़ सकते, और डेफिनेटली गोइंग इट हैज़ टू इंक्रीज, बट इंक्रीज कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। अगर इसके बाद फिर से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो, जो कि होता नहीं है, पर चलिए निकालना हो क्योंकि हमें मांगा गया है, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 बताइए, तो इट इज़ गोइंग टू बी अगेन हाई, क्योंकि आप एक स्टेबल हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी हाई। तो हम क्या लिखेंगे, दैट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई, देन देर इज लेस राइज और लो राइज इन ionization energy 2, and then there is a very high rise for the ionization energy 3, because again stable configuration से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे। आई होप इट इज़ क्लियर। बच्चों क्वेश्चन आता है आपके पास, वाई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन इज लेस देन द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज। तो क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे? ज़रा पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। वाई द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन लेस दैन द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज? पॉज करके ट्राई करें। कर लिया ट्राई? ओके बच्चों देखो, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो पहले हम आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। एटॉमिक नंबर 26 है, सो इट इज़ आर्गन 18, 3d6 4s2, सो 18 and 2 20 and 26। ठीक, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, उसके बाद थर्ड कहाँ से निकालोगे, 3d से। बात समझ में आ रही है? चलिए अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं बताती हूँ आपको। Fe2+ है, उसको कन्वर्ट करना है आपने Fe3+ में बाय यूजिंग थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये पूछ रहा है वो। Fe2+ है तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d6 4s0, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। हमें बनाना है 3d5 4s0, तो देखो फटाफट से बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा। सो बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये क्या होगी, लो। अब देखें मैग्नीज के केस में, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2। ठीक है जी। अगर हम वो कह रहे हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो अगेन Mn2+ से मुझे कन्वर्ट करना है Mn3+ में, ये वाली आयोनाइजेशन एनर्जी यूज़ करके। तो Mn2+ का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका है Mn,
कौन से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 4s वाले। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी? 3d5 4s0। यहाँ से अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है बच्चों। दिस इज हाईली स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है अगर टू फॉर्म 3d4 4s0, तो देखो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हाई, क्योंकि अगर आप हाईली स्टेबल से निकालोगे तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी हाई। देयरफॉर द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन is definitely less than the third ionization energy of manganese. राइट, आई होप आप लोगों ने कुछ इसी तरह से इसका जवाब दिया होगा. सो शुड बी क्लियर टू यू ऑल. सो बच्चों इसी तरह से हमें 3D के बारे में ही ज़्यादा सीरीज़ के बारे में ध्यान रखना है. 4D एंड 5D सीरीज़ के ऊपर बहुत कम चर्चा होने वाली है, बट स्टिल हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है दैट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D series is higher than the first ionization energy of 3D and 4D series. तो ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, क्यों होता है? Why? ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 5D की सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 3D एंड 4D, क्यों? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, 4D 5D का मतलब क्या हुआ? आप देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 5, करेक्ट. सो मुझे बताइए आपके पास कौन कौन से ऑर्बिट आप भर पाओगे? n-1d भरा जाएगा, दैट इज़ 4D भरा जाएगा. सॉरी, n 5D है तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 6, 5D भरा जा रहा है, ठीक है. और आपके पास n-2f यानी 4f भी है. 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, लैंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स आ गए आपके, करेक्ट, 4f के. इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. क्यों? देयर इज गोइंग टू बी अ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एटम. क्यों होगी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट. Because of poor shielding effect of f orbital, because of poor shielding effect of f orbital for d orbital electrons, for d orbital electrons and s orbital electrons. Poor shielding effect होने की वजह से there is a strong force of contraction. As a result, nuclear force of attraction, increases and hence ionization energy increases. Correct? We know that nuclear force of attraction is directly proportional to ionization energy. जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी यानी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. इज दैट क्लियर? सो दोनों क्वेश्चंस बहुत ध्यान से रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में भी और बोर्ड्स में भी. सो बच्चों फटाफट से आप नोट कर लीजिए सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. सो चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या है. ठीक, यूजुअली बच्चों these transition elements they show variable oxidation state, variable oxidation states. ठीक, why so? Based on their respective electronic configurations, correct. That participation of n-1 d orbitals along with s orbitals. देखो यूजुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम किसको बोलते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं. सो ऐसा अगर हम एस ग्रुप को देखें, एस ब्लॉक को देखें तो या तो 1 है या 2 है, तो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है. अगर हम पी ब्लॉक को देखें तो उसमें क्या हो रहा है?
पी ब्लॉक के जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या ऐड होंगे। एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता वहाँ पे, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट, और सिर्फ पी और ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। सो दैट इज़ वाई दे ऑल्सो हैव वेरी लेस वेरिएबल इन वेरिएशन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लेकिन डी ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, n-1 डी ऑर्बिटल इज पार्टिसिपेटिंग एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इस वजह से वहाँ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें मिलती हैं। ठीक, so based on the electronic configuration, like so due to the participation of n-1 d orbitals along with ns orbital electrons as valence electrons, as energies of n-1 d orbitals and ns orbitals are nearly same, इन सब शेल्स की जो एनर्जीज है वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, अदलो बदलो होती रहती हैं, तो दे आर नियरली सिमिलर सी एनर्जीज मिलती हैं। वेरी लिटिल वेरिएशंस आर सीन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही हमें मिलती है। ठीक है जी, सो इसलिए बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये दिखाएंगे हमें। सो ज़रा देख लेते हैं फटाफट हमारे पास जो सीरीज़ हैं उनमें कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो दिखा सकते हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं 3D के अंदर। 3D सीरीज़ में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, उनका नाम क्या होगा। सो एटॉमिक नंबर 21 स्केंडियम, Sc22 टाइटेनियम, नंबर 3 वैनेडियम। बच्चों सीक्वेंस आपको याद हो जानी चाहिए विद योर सिंबल्स। नंबर 4 क्रोमियम, नंबर 5 मैग्नीज, नंबर 26 आयरन, Fe, 27 निकल, Ni 28 cobalt, Co 29 copper, and 30 is zinc, Zn. Right? Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, nickel, cobalt, copper and manganese. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे तो argon 18, 3d1 4s2. Now I'm not going to write argon, so 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d5 4s1, 3d5 4s2, 3d6, 3d7, 3d8, 3d10 4s1 and 3d10 4s2. बोलिए ठीक। दीज आर द सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अब इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हैं? This is the electronic configuration, this is the symbol and this is the name, common name. ठीक है जी, ये इनका एटॉमिक नंबर आ गया। सो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हैं बच्चों? यहाँ पे है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 नॉट +2। ध्यान रखना यहाँ +2 नहीं है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है, बिकॉज ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तीसरा भी फटाफट से निकलना चाहेगा टू गेट दी स्टेबल आर्गन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और +3 कॉमनली हमें देखने को मिलती है, नॉट +2। ठीक है जी। नंबर टाइटेनियम में आ जाते हैं। टाइटेनियम के अंदर आपको +2 भी दिखती है, +3 भी दिखती है एंड एट द सेम टाइम +4 भी दिखती है। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3d ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसके अंदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर कॉमन। ये आपको +2 भी दिखाएगा, +3 भी दिखाएगा, +4 भी देगा आपको और +5 भी देगा, और इस केस में आपको +5 कॉमनली देखने मिलेगी।
जो मैं सर्कल कर रही हूँ, दीज आर द कॉमनेस्ट स्टेट ऑफ electron of the ions that we can see or the common oxidation states. This is +6. So हमने देखा है क्रोमियम या तो +3 देता है या फिर +6 देता है. Then you have manganese +2, +3, +4, +5, +6 and +7. बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा 3D सीरीज का एलिमेंट है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकता है. सो इट इज़ मैगनीज. तो देखिए पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7. लेकिन कॉमनली देखता कौन सा है, 2 और 7. आपने पोटाशियम पर मैग्नेट के केस में देखा है. ठीक है. सो ये कॉमनली स्टेट्स मिलती हैं हमें. सिमिलरली आयरन, अभी आयरन में नीचे आना अब कम होना शुरू हो जाएगी. +2, +3, +4 एंड +6. आयरन इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू +5. वो +2, +3 दिखाता है. ऑल्दो हमें इतना डिटेल में जाना नहीं, so मैं आपको सिर्फ 3D सीरीज़ का दिखाऊंगी. 4D 5D में हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे. सो लेट अस लुक एट, ओके आई हैव जस्ट डन द रॉन्ग थिंग. निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28 और कोबाल्ट का होता है 27. आयरन कोबाल्ट निकल रहता है. सो चलिए हम लोग अभी यहाँ पे निकल के ही लिख लेते हैं. सो इट इज़ +2, +3 एंड +4 इन केस ऑफ कोबाल्ट. +2, +3, +4 दोनों मिलती हैं, लेकिन निकल हमें देता है सिर्फ +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट और कोबाल्ट हमें दोनों दिखाता है. ठीक. फॉर कॉपर आइदर +1 और +2. कॉमनली अवेलेबल इज +2 और जिंक सिर्फ और सिर्फ +2 देता है. सो बच्चों कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे एलिमेंट है 3D सीरीज के जो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं. सो दैट इज स्केंडियम एंड जिंक, बट द अप्रोप्रिएट आंसर विल बी जिंक. Zinc is only going to show you one oxidation state, that is +2. Scandium आपको 2 दिखाता है, but the most stable is only +3. तो कई बार बुक्स में सिर्फ +3 मेंशन होती है इसके अंदर. ठीक है जी. 4D सीरीज के एलिमेंट्स कौन से होंगे उनका नाम देख लेते हैं. वी हैव यट्रियम. मैं फटाफट आपको सिंबल बता देती हूँ. यट्रियम, जिरकॉनियम, नायोबियम, मोलिबेंडम, टेक्टोनियम, रुथीनियम, पैलेडियम. पैलेडियम से पहले आएगा रुथीनियम. रोडियम, रोडियम 45 RH, रोडियम. देन पैलेडियम 46, सिल्वर 47 एंड कैडमियम 48. बच्चों ये है ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 11 एंड ग्रुप नंबर 10. ग्रुप नंबर 11 और 12 को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आते हैं. ठीक. सो ग्रुप 11 में इसके ऊपर देखेंगे तो कॉपर और यहाँ पर जिंक. यहाँ पे क्या आएगा आपका निकल, निकल पैलेडियम. देन 5D सीरीज के एलिमेंट्स क्या होंगे. यू हैव लैंथेनियम 57, हॉफनियम 72. ध्यान रखिएगा क्यों आया 72, बिकॉज इनके बीच में क्या हो गए, सारे के सारे F ब्लॉक आ गया. 14 एलिमेंट्स. ठीक. देन यू हैव टेंटेलम 73. टंगस्टन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर. 74. देन यू हैव रिहीनियम. रिहीनियम भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं. ठीक. यहाँ पे नायोबियम इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है. टेक्टोनियम इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. रुथीनियम इम्पॉर्टेंट है, रिहीनियम इम्पॉर्टेंट है और पैलेडियम इम्पॉर्टेंट है. इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक. इसके अलावा इसके बाद आपके पास आता है ऑस्मियम 76, इरिडियम 77. प्लैटिनम इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि एक प्रेशियस एलिमेंट है. देन यू हैव गोल्ड 79, you know it is important. And then it is important is mercury, which is the atomic number 18. That belongs to group 12. So palladium, platinum, silver and gold, they belong to the same group. इन कुछ एलिमेंट्स के बारे में आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. मरकरी अकेला ऐसा है ग्रुप 12 में जो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. वी नो वी फॉर्म मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक क्लोराइड. मर्क्यूरस और मर्क्यूरी सॉल्ट बनते हैं. ठीक है जी. टंगस्टन आपको मालूम ही है क्यों इम्पॉर्टेंट है.
बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हम बात करेंगे। जितने भी ये एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है उस मेटल या एलिमेंट के ऊपर जिसके साथ ये कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं। सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑक्सीडेशन स्टेट्स exhibited or shown depends on the metal or the element with which it forms a compound। कौन एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर हमें शो कर पाएगा। सो वी कैन से दैट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर सीन व्हेन metals combine with higher electronegative high electronegative elements like fluorine और ऑक्सीजन। दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इवन नाइट्रोजन के साथ में मिलेगा। ठीक, सो इस वजह से ये अपने अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दिखाते हैं। पॉज करके आप नोट कर लें। So what are the important points regarding various oxidation states that these transition elements are going to show us? सबसे पहली चीज़ देखो बच्चों, that variable oxidation state is due to n-1d and ns electrons as valence electrons and lowest possible oxidation state is equal to ns electrons। तो ns इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 या 2। तो अगर 1 निकलता है तो 1 भी आ सकता है और 2 जाएगा तो 2 भी आ सकता है, करेक्ट। जैसे हम क्रोमियम का केस देखते हैं, दैट इज 3d5 4s1। सो इसका मतलब क्रोमियम हमें मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 की दे सकता है। एट द सेम टाइम अगर हम देखें कॉपर को, विच इज़ एटॉमिक नंबर 29, इट इज़ ऑल्सो 3d10 4s1। इसका मतलब ये भी हमें +1 की ऑक्सीडेशन शो कर सकता है। लेकिन बाकी के कैसे हैं, वाइल अदर्स आर गोइंग टू गिव अस ns2 दैट इज इक्वल टू +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम दिखाएंगे। बोलो ठीक। नंबर 2, except scandium atomic number 21 with symbol Sc, most common oxidation state is +2। क्यों? क्योंकि स्केंडियम की क्या होती है, +3 as scandium shows +3 common oxidation state, correct, which shows that energy of 4s subshell becomes less than 3d after scandium। ठीक, so +2 oxidation state corresponds to loss of 2 electrons from 4s subshell, which shows that energy of 4 subshell becomes, should be more not less, it is more, becomes more, क्योंकि 3d इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट आएगा, 4s के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, इसीलिए सिर्फ 4s के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 3d के नहीं निकलते। सो 4s सबशेल की एनर्जी कम बढ़ जाती है, 3d की कम हो जाती है, राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट is seen by
elements in the middle of the series. Like manganese. Why so? Due to maximum number of valence electrons. अवेलेबल. और कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है ये? 3D के भी हैं और 4s के भी हैं. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं जो निकल सकते हैं, और यू कह सकते हो विच आर अनपेयर्ड. मैक्सिमम अनपेयर्ड है, दैट कैन बी लॉस्ट और दैट कैन बी शेयर्ड. राइट, इसीलिए मैग्नीज का एटॉमिक नंबर देखो क्या है, 25. सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हो जाते हैं या कितने पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? आर्गन 18. देखो, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आसान हो जाएगा. अब हमने क्यों कहा, देखो ये तो पेड़ है, लेकिन बावजूद इसके दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स रिजाइडिंग इन अ शेल जिसकी एनर्जी ज़्यादा है. सो पहले यही दो निकलते हैं, फिर 5 हमारे पास अनपेयर्ड भी हैं, ये भी निकल सकते हैं. सो इसीलिए इट कैन शो अस द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7. सो ये +2 से लेके +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें शो करता है. तो ध्यान से देखिए, वी हैव स्केंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. तो 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 30. ठीक, अब यहाँ देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं टू लूज, दीज कैन बी लॉस्ट. ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3D1 4s2, 3D2, देन 3D3 एंड 3D5 4s1, 4s2 4s2. बोलिए ठीक, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं आराम से. यहाँ से निकले 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, फिर यहाँ से 4 जा सकते हैं, यहाँ से 5 जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं आराम से 5 या 6. सो दीज आर दी एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं. और हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके कोई बॉन्ड बनती है तो कैसी बनती है? आयनिक. तो ये कैसे कंपाउंड्स बनाएंगे? आयनिक कंपाउंड्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज किए जा सकते हैं. राइट, उसके बाद देखो ज़रा, यहाँ पे आ जाते हैं. यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3D6, 4s2, 3D7, 4s2, 3D8, 4s2, 3D10, 4s1 एंड 3D10, 4s2. बोलो ठीक. अब देखो यहाँ पे क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं एंड मोर ओवर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जा रहा है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर गोइंग टू फॉर्म द बॉन्ड्स बाय शेयरिंग. इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ़िकल्ट टू लूज, सो बाय शेयरिंग बॉन्ड्स बनेंगी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है अक्रॉस द पीरियड. ठीक है, वाई सो? बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग. सो सच काइंड ऑफ एलिमेंट्स कैसे एलिमेंट्स बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे? दे विल फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स. राइट, और मैग्नीज क्या कर सकता है? ये भी तो आपको मैग्नीज जो है, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म मोर ऑफ दी कोवलेंट कंपाउंड्स, बिकॉज इसके पास नो डाउट कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 3D5 4s2. ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज तो कर सकता है, 7 को भी लूज करता है. ठीक है ना? सो दे कैन फॉर्म बोथ काइंड ऑफ दी. हमें पता है कोई भी प्योर आयनिक या प्योर कोवलेंट कंपाउंड नहीं होते, बट मोर ऑफ द कोवलेंट कैरेक्टर विल बी फाउंड इन मैग्नीज दैन द आयनिक प्रोडक्ट. ठीक है जी. तो हम यहाँ कह सकते हैं स्केंडियम से लेके मैग्नीज तक जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट इज़ गिवन बाय, कैन बी आइडेंटिफाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बाय टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन अगर हम आयरन से लेके जिंक तक जाते हैं
तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज गिवन बाय electrons in s orbital. ठीक, and oxidation state is not related to इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल से ही रिलेटेड है. दूसरी चीज़ आप ध्यान रखेंगे बच्चों, दैट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय transition elements, not just the 3D series but among all the elements, is +8 by shown by ruthenium, that is Ru44 atomic number. इसीलिए आपको बोला रुथीनियम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, पूछा जा सकता है. पूछा जाएगा क्या, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट. आप कहेंगे मैग्नीज 7 छोड़ के आ जाएंगे. नो, इट इज़ रुथीनियम विच कैन गिव यू ऑक्सीडेशन स्टेट 8 शो कर सकता है. राइट, आप इसको नोट कर लें तो हम आपको थोड़ा सा रुथीनियम के बारे में बताएं. सो रुथीनियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 44 एंड उसका सिंबल है Ru. कॉन्फ़िगरेशन होती है क्रिप्टॉन 36 4d7 4s 5s1 4d7 5s1. क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, दैट इज़ वाई इट कैन गिव यू टिल +8 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो ये आप ये लगा लो +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकता है. और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये शो करेगा दैट इज़ 8. इसीलिए रुथीनियम एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपके कॉम्पिटिशन्स की तैयारी के लिए. इतने इसी से इतना ही जानना है, इसके बारे में ज़्यादा हमें डिटेल नहीं करनी है. हमें बस पता होना चाहिए कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो कर सकता है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल इन डी ब्लॉक एज कंपेयर टू. हमने अभी तक पढ़ा था कि जब किसी भी ग्रुप में जाते हैं हम लोग तो डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल. लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा नहीं है. डी ब्लॉक में हायर एलिमेंट या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल मानी जाती हैं अमंग हैवी एलिमेंट्स. अमंग हैवी एलिमेंट्स. तो देखो हमने यूजुअली कहा है कि डी ब्लॉक के अंदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, क्योंकि वो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे. हमने देखा जैसे स्केंडियम है वो कैसी शो करता है +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है उसकी. सिमिलरली देखो टाइटेनियम में +4 की ऑक्सीडेशन ज़्यादा स्टेबल थी. मैग्नीज में हमने देखा है +7 की ज़्यादा देखने को मिलती है, ऑब्वियसली +2 भी मिलती है. ठीक है, देन यू नो कॉपर के अंदर भी आप देखोगे +2 की स्टेबल ज़्यादा होती है. जिंक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा इन 3D सीरीज. सो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से रखिएगा. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल इन डी ब्लॉक. सो पॉइंट नंबर 5, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट like you have +2 or +3 usually they form ionic bonds. लेकिन कौन से एलिमेंट है ध्यान रखिएगा, ग्रुप नंबर 6 से पहले के हैं, यानी मैग्नीज से पहले पहले वाले, ग्रुप नंबर 5 से पहले के. और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स लाइक +7 दे शो कोवलेंट बॉन्ड. ये तो सिंपल लॉजिक है, बिकॉज दे कैनॉट लूज इलेक्ट्रॉन सो दे आर गोइंग टू फॉर्म इट बाय sharing of electrons. Number 6, down the group also higher oxidation states are stable. राइट, जैसे हम ग्रुप नंबर 8 में देखें जहाँ हमारे पास क्या है, आयरन है, रुथीनियम है एंड ऑस्मियम है. आयरन हमें ऑक्सीडेशन स्टेट देता है +2 की, एटॉमिक नंबर 26. रुथीनियम एटॉमिक नंबर 44.
ये हमें देता है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट्स, +4 भी दिखाता है, +6 और +8 की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस देता है। ऑस्मियम में 76 ये भी हमें सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देता है। सो इसका मतलब डाउन द ग्रुप आप देख रहे हो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर बिकमिंग मोर स्टेबल। डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर कॉमन। नंबर 7, एलिमेंट्स form compounds in low oxidation state such as +1 and 0. For example, in case of अगर आपको कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री कुछ याद है तो निकल के साथ जब कार्बन मोनोक्साइड कंबाइन किया या आयरन के साथ कार्बन मोनोक्साइड कंबाइन किया तो आपने देखा कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। In these two compound, nickel and iron both have the oxidation state equal to 0. So इस तरह से भी possible है, लेकिन ये कब possible होता है? It is possible only with ligands which form sigma bond with metal and also have pi acceptor character। मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाए। कार्बन मोनोक्साइड इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा था, डोटिव बॉन्ड बन रही है, निकल के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, ये अपने ऑर्बिटल को एक्सपैंड कर पा रहा था, तो इसने कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना दिए। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में इसको कुछ नहीं करना है। अगर आपको याद है तो T2G और 2G इलेक्ट्रॉन्स जो हम बना रहे थे, हमें उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात करनी है, EG एंड T2G। ठीक है जी। और इन मॉलिक्यूल को समझने के लिए आपको कोलिजन आपको समझनी पड़ेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, स्प्लिटिंग थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस पॉइंट को समझ पाएंगे। एंड आई होप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आपको ये पता है। नहीं पता अगर है तो अब गो बैक टू योर नोट्स एंड चेक इट आउट, बिकॉज अगर हम उसको यहाँ डिटेल में फिर से पढ़ने लगेंगे सो इट इज़ नथिंग इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल, लेक्चर और लंबा हो जाएगा। सो प्लीज़ लुक इन टू योर नोट्स, नहीं समझ में आएगा तो वी कैन टॉक अबाउट इट। नंबर 8, सिंस empty d orbitals are filled gradually, so oxidation state increases by unity। बट बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चंस में आया है कि डी ब्लॉक में जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं दे आर इंक्रीजिंग बाय यूनिटी, दैट इज +2 +3 +4, अनलाइक P block elements where due to inert pair effect oxidation state changes by 2। like आपने स्टैनस में देखा है, स्टैनस एंड स्टैनिक, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टैनिक, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टैनस। तो +2 या +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, जैसे हमने क्लोरीन में भी देखा था, इट शोज +1 +3 +5 +7, सो इट वॉज इंक्रीजिंग बाय द फैक्टर ऑफ 2। दैट इज बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में let it we say 2s2 2p6 2s2 2p5, so that 2s2 electrons they are not going to participate in bond formation. As a result it is going to show you the increase by 2 factor. Last point हम देखेंगे, since higher oxidation states are stable, so chromium 3 is stronger oxidizing agent in acidic medium to reduce to chromium 6, not the 3 one, chromium 6
दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो क्या बनेगा, क्रोमियम 3। ठीक है, देन since higher oxidation states are stable, so chromium 6 is a strong oxidizing agent in acidic medium to reduce to chromium 3, and similarly it is a strong reducing agent to form the chromium 6 ion. ठीक है, then vanadium trioxide और molybdenum oxide, क्योंकि डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल, तो ये जो है वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 3, 4, 6 में मिलेगा एज कम्पेयर टू क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम +6 की स्टेट में भी आ सकता है, और क्रोमियम क्योंकि 3D सीरीज में अवेलेबल है होता है, तो वहाँ पे छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, इसीलिए 6 से वो 3 में आके स्टेबल हो जाता है, तो इसीलिए इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू टंगस्टन oxide and the molybdenum oxide, right? So in our next lecture we will be talking about electrode potential and other properties of or the trends in the transition elements. So till then, take care and enjoy yourself. Bye bye.